अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीदी और फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस टॉपिक में आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने आज के इस टॉपिक में बात करनी है बर्नौलीज़ इक्वेशन की। ठीक है, बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है और ये हमें किस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन देती है और दूसरा इसको हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है, और ये किस चीज़ की जस्टिफिकेशन है, ये किस पे बेस करती है, किस लॉ के ऊपर फिज़िक्स के, इस चीज़ को भी हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है इसको हम फंडामेंटल इक्वेशन भी बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। फ्लूइड डायनामिक्स की अगर पूछी जाए फंडामेंटल इक्वेशन कौन सी है, तो आपके पास क्या है, बर्नौलीज़ इक्वेशन है। ठीक है, और इसकी फिर आगे एप्लीकेशंस भी काफ़ी होंगी। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं एरोप्लेन्स की मोशन जो है किस तरह से वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें हमने बात करनी है कि बर्नौलीज़ इक्वेशन आपके पास क्या है, सम ऑफ तीन चीज़ों का। प्रेशर, पहली बात क्या है, ये सम है किसका, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और थर्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, थ्रू आउट इट्स स्टेडी फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, और इन तीनों चीज़ों का सम आइडियल फ्लूइड के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपको बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट थी ये। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया, इसकी स्टेटमेंट का आ गया। ठीक है, और स्टेटमेंट में हमने क्या पॉइंट देखे हैं जी, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर आइडियल फ्लूइड थ्रू आउट इट्स स्टेडी फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे लास्ट पे, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं प्रेशर। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव भी करनी है। और इसके लिए कुछ यहाँ पे बुक ने एक दो पॉइंट्स और भी डिस्कस किए हुए हैं, इसको आप देखते हैं कि फ्लूइड जो होगा वो मूव करेगा एक पाइप में जो कि वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, और हाइट भी डिफरेंट है। इसकी हाइट आपके पास h1 है और इसकी हाइट आपके पास क्या है, h2 है। ठीक है, और इसी वजह से आपके पास क्या होगा, प्रेशर विल चेंज। तो दोनों एंड्स के ऊपर क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। अब दूसरी बात है कि ये जैसे मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल इक्वेशंस हैं फ्लूइड डायनामिक्स में, और जो रिलेट करती है प्रेशर, फ्लूइड स्पीड और हाइट को आपस में रिलेट भी करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं, जो कि हाईलाइट किए गए यहाँ पे। ओके, अब स्टूडेंट इसको डिराइव करने के लिए कुछ हमारे पास अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या है कि आपने इसके लिए आइडियल फ्लूइड को डील करना है। ठीक है, और ये एप्लीकेबल बेसिकली आइडियल फ्लूइड के लिए है, जिस जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और स्टेडी फ्लो हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख देंगे, वी अस्यूम दैट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्टेडी। और ये तीन पॉइंट्स आपको मैंने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आइडियल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। उसके बाद है जी फोर्स की, हम बात करेंगे कि अपर एंड पे जो लग रही है फ्लूइड के ऊपर वो किसके इक्वल होगी। अब आपको फोर्स हम निकालेंगे प्रेशर के फॉर्मूले से। प्रेशर किसके इक्वल होता है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ से अगर आपने फोर्स निकालनी हो तो क्या होगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए के इक्वल आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, F1 जो इस एंड के ऊपर फोर्स लग रही होगी वो किसके इक्वल होगी, P1 A1 की इक्वल होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी हो फ्लूइड के ऊपर, और ये बेसिकली क्या है कि इससे पीछे आने वाला जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो इससे आगे वाले के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस भी होंगे, आगे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है। तो फोर्स हो और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन होता है, और पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। जो इससे पीछे फ्लूइड है वो क्या करेगा, इसके ऊपर आगे वाले फ्लूइड के ऊपर वर्क करेगा उसको डिस्प्लेस करवाने के लिए इन मूविंग डिस्टेंस। और कितना डिस्टेंस यहाँ पे मूव होगा, डेल x1। ठीक है, और उस फ्लूइड का जो डिस्टेंस है वो कितना आपने कह लिया, डेल x1।
अब स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कॉज ऑफ एंगल थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, फोर्स भी आपके पास इसी डायरेक्शन में है और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी आपके पास सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो कॉज आपके पास क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये एफ डी के ही इक्वल आ जाएगा। और F1 और डेल x1, डी की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे जी डेल x1 और F की जगह पे आपने क्या पुट कर लेना है जी F1। अब F1 की वैल्यू आपको क्या बताइए मैंने P1 A1 और डेल x1 की जगह डेल x1 ही आ जाएगा। तो ये वर्क डन आपका आ गया है जी लोअर एंड के ऊपर, जो कि पार्टिकल्स ने जो कि पीछे थे उन्होंने वर्क डन किया है आगे वाले पार्टिकल्स के ऊपर इस डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहे थे। अब इसी तरह से हमने लोअर एंड के ऊपर भी क्या करना है वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो वर्क डन है वो सिमिलरली अगर W1 इज इक्वल टू आ गया जी F1 डेल x1, तो W2 किसके इक्वल होगा F2 डेल x2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स F2 लग रही है और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना है डेल x2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने चीज़ देखनी है कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया वर्क डन के लिए। अब नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया, तो आप कहेंगे वर्क डन इज टेकन नेगेटिव, और इसकी रीज़न क्या है, द वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। तो जो फ्लूइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो जब उसकी डायरेक्शन में नहीं है तो फोर्स आपके पास यहाँ पे इस एंड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इस साइड को है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस साइड को है। तो यहाँ पे आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसी एंगल में cos थीटा की जगह आप cos 180 पुट करेंगे। जब cos 180 आएगा तो वो किसके इक्वल होता है जी -1 के। तो इसी तरह से वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा -FD के इक्वल आएगा। माइनस कहाँ से आएगा जी cos 180 ऑपोजिट डायरेक्शन, 180 पे क्या आता है -1, -1 को FD से मल्टीप्लाई करेंगे तो -FD आ जाएगा। ओके, अब -FD है तो W2 है तो F2 होगा और डिस्टेंस क्या होगा डेल x2 होगा। अब फोर्स के लिए अगेन किसके इक्वल होगी जी फोर्स, यहाँ पे फोर्स इक्वल होती है प्रेशर इनटू एरिया, तो इस एंड पे प्रेशर कितना है P2 है और जो यहाँ पे एरिया है वो डिस्टेंस है वो आपके पास एरिया है वो क्या है A2 है और डिस्टेंस क्या है डेल x2 है। इस तरह से ये वर्क 2 भी आपके पास आ गया जी। अब आपने नेट वर्क कैलकुलेट करना है कि आपके पास नेट वर्क क्या होगा, और नेट वर्क डन के लिए क्या करेंगे दोनों वर्क को ऐड कर दें, तो वर्क 1 प्लस वर्क 2। वर्क 1 क्या है P1 A1 डेल x1 और वर्क 2 क्या है -P2 A2 डेल x2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे यूं होगा सिनेरियो प्लस इनटू माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है मैथमेटिक्स में, तो ये ऐसा से आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने फ्लूइड की वेलोसिटीज को भी कंसीडर करना है। आप कहेंगे V1 और V2 क्या है वेलोसिटीज हैं अपर और लोअर एंड के ऊपर फ्लूइड की, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको पता है कि एक दूसरा फार्मूला है S इज इक्वल टू VT, जो आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी यूज़ किया है, ठीक है। अब S यहाँ पे जो है ना वो क्या है डेल x है, ठीक है, और V यहाँ पे उसकी अगर ये डेल x1 हो तो ये V1 होगा और ये T के इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल x1 की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया जी, इस डेल x1 की जगह पे V1T पुट कर दिया, और किस फार्मूले से S इज इक्वल टू VT। तो ये मैंने सिंपली इसको डेल x1 को रिप्लेस कर दिया है V1T से। अब इसी तरह से P2 A2 एज इट आ जाएंगे दोनों, और डेल x2 की जगह आपने V2 और T पुट कर दिया सिमिलरली, ठीक है। अब स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ तक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने रिलेशन यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज़ करना है। क्या थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रीवियस टॉपिक में हमने रिवाइज इसको ड्राइव किया है, जो कि आपके पास आता है जी A1 V1 प्लस A2 V2। अब स्टूडेंट आपने सिंपली क्या करना है, इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इस इक्वेशन को इधर भी T से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी T से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब बुक में आप देखेंगे ना तो इस सारी चीज़ को उसने वॉल्यूम के इक्वल लिखा हुआ है। किसके इक्वल लिखा है, वॉल्यूम के। तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ये वॉल्यूम के इक्वल कैसे है। अब आपने ये भी कहा था कि ये जो प्रोडक्ट आता है एरिया इनटू स्पीड का, ये आपके पास इक्वल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के इक्वल होता है। रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल होता था, वॉल्यूम ओवर टाइम की, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं
कि A इंटू वी किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ओवर टाइम के। तो ये टाइम जो है ना, अगर इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वी टी किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल वी के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यू उसके लिए भी आपने याद रखना है कि ए वी टी किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है। और ये कैसे हमें पता चला, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ओवर टाइम के, और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए वी टी के होगा। अब इस पूरी चीज को भी आप क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम, और इस पूरी चीज को भी क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 1 थी, इसमें यहां तक आपने A1 V1T, इस A1 V1T की जगह आपने क्या लिख देना है, कैपिटल V वॉल्यूम, और इस A2 V2 की जगह T की जगह भी क्या लिख देंगे, V। तो ये इक्वेशन 1 आपके पास कुछ यूं बन जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू P1 इंटू V। अब ये V कैपिटल मैंने लिखा है, ये वॉल्यूम है, और P2 प्रेशर है, और अगेन V कैपिटल। अब इसमें देखिए V दोनों साइडों पे कॉमन है, V को कॉमन ले ले, P1 माइनस P2 इंटू V आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वॉल्यूम की वैल्यू आपने इन टर्म ऑफ मैस एंड डेंसिटी लिखनी है। आपको पता है जी डेंसिटी किसकी इक्वल होती है जी, मैस ओवर वॉल्यूम। अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी होगी तो डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में रिलेट कर दें, रिप्लेस करें इसको, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम की जगह हमने मैस ओवर डेंसिटी पुट कर दिया। ओके, तो ये मेरे पास आ गया जी वर्क डन, इसको मैंने कोई नंबर 2 कह दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक आपने कॉन्सेप्ट समझना है अगेन, कि ये जो वर्क डन है इसका कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा बाय फ्लूइड इन चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये मूव कर रहा है, तो मोशन की वजह से इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसकी यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, हाइट, और फिर यहाँ पे हाइट कम हो रही है, तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मोशन की वजह से आपके पास जो इसने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, इसका वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, आपस में, इसके लिए भी कुछ आपका वर्क डन यूज होगा। तो आप कहेंगे पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूटिलाइज्ड, वर्क डन क्या होगा, यूज होगा बाय फ्लूइड इन चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, तो दोनों में यहाँ पे वर्क डन यूज होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस एंड की आपने निकालनी हो तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 mv²। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैस दोनों का सेम है, क्योंकि प्रीवियस भी हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो उसका मैस क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1²। तो चेंज है यहाँ पे, चेंज के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1 आएगा। ओके, और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, तो आपके पास क्या आएगा, mgh2 माइनस mgh1। तो mgh2 माइनस mgh1, ये आपके पास आ गया जी चेंज पोटेंशियल एनर्जी का, और ये चेंज आ गया जी काइनेटिक एनर्जी का। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन है क्या हो जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि ये जो वर्क डन है ये यूटिलाइज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल। ठीक है, दोनों के सम इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन की जगह पे ये वैल्यू आ गई आपके पास एज इट P1 माइनस P2 m ओवर रो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दे, प्लस ये एज इट, और ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देनी आप। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है यहाँ पे कि दोनों साइडों से इन सब में देखें m आपके पास कॉमन आ रहा है, m को आप कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सारे फैक्टर से आपने m को कॉमन लिया, और इस साइड पे भी m है, ये दोनों m आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब m कॉमन आपने कैंसिल कर दिया तो ये जो रो है ये नीचे इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको आप इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि m इधर डिवाइड हो जाएगा और डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इसको। तो मैथ तो मैंने कैंसिल कर लिया, कॉमन लेके एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस रो को इधर मल्टीप्लाई करना है, रो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये m कैंसिल हो चुका है, तो 1/2 रो v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 रो v1 स्क्वायर। इस तरह से रो सबके साथ आ जाएगा कि ये वाला जो रो होता है नीचे, ये क्या हुआ है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी टर्म्स के साथ। ओके, जब ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सेपरेट कर लेना जी, 1 वाली टर्म्स एक साइड पे, 2 वाली टर्म्स एक साइड पे। 1 वाली टर्म से क्या मराद है, जैसे P1 है, V1 है, H1 है, इन तीनों टर्म्स को एक साइड पे कर लेना। तो पहले मैंने P1 लिख लिया एज इट, ये आपके पास V1 वाली टर्म थी, इसको भी इधर लाए, तो ये -1/2 रो V1 था, इस साइड पे लिखेंगे तो +1/2 रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। इस ये भी 1 वाली है, इसको भी उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी आके प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे -P2 था, इसको इधर शिफ्ट कर देना, तो इस साइड पे क्या बन जाएगा, ये P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि इस एक एंड पे जो आपके पास थी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ठीक है, तो यही आपके पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन थी। ठीक है, और इसी को आप अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो टर्म है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं आपने कि ये जो आपके पास मैंने वैल्यू की लिखी है 1/2 रो V2 स्क्वायर, इसको मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये कैसे है जी, आप इस डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, डेंसिटी किसकी इक्वल आती है, 1/2, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और V स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब ये जो 1/2 mv स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी, और ये जो नीचे V है ये वॉल्यूम है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये इस तरह से ये स्टेटमेंट में लिखा गया, और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी की जगह आप मैस ओवर वॉल्यूम पुट करेंगे तो मैस इंटू रो इंटू एच। ठीक है, तो ये आपके पास mgh क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपके पास बन गई। और लास्ट पे एक एमसीक्यू जो कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें भी फर्स्ट पेज पे लिखा गया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, ये बेसिस है बर्नौलीज इक्वेशन की। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी वो कंजर्वेशन ऑफ मास की जस्टिफिकेशन थी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जस्टिफिकेशन है। ओके, तो ये आपके पास फंडामेंटल इक्वेशन थी फ्लूइड डायनामिक्स की, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, और इसको स्टेटमेंट को देखा, डेरिवेशन इसको ड्राइव किया, और कुछ एमसीक्यूज के लिए पॉइंट भी देखे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।